नमस्कार। आज के सामान्य ज्ञान और राजनीति विज्ञान के इस वीडियो में हम भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में संविधान के अनुसार इसकी बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की जाती रही है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह निरंतर प्रभावित होता रहा है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज डायरी पर स्वागत है और मैं आपका होस्ट आर के शर्मा इस पूरे वीडियो में आपके साथ रहूंगा। तो आइए अब हम बात करते हैं भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि भारत का महान न्यायवादी व्यवस्था क्या है। भारत का महान न्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और न्यायालयों में इसका मुख्य अधिवक्ता होता है, इसका यानी भारत सरकार का। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा के दौरान पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। एक प्रकार से उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए, यानी वो योग्यताएं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है वो भारत के महान न्यायवादी की होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रपति की राय में वे 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या 10 साल के लिए एक उच्च न्यायालय के वकील या एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहे होंगे। ऐसे व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान न्यायवादी बनाया जाता है। इसके बाद में इसकी नियुक्ति और पात्रता की शर्तें क्या होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ये उसकी नियुक्ति और पात्रता की शर्तें होती है। आगे हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को उनके पास भेजे गए कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए आवश्यक है। वे राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और साथ ही संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि वोट देने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को नहीं है, संसद में वोट नहीं दे सकता। भारत सरकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों यानी मुकदमे, अपील और अन्य कार्रवाई सहित में भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल उपस्थित होते हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में यूएसए के विपरीत, यानी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है वैसे भारत के अटॉर्नी जनरल के पास कोई कार्यकारी अधिकार नहीं है, जबकि यूएसए में ये कार्यकारी अधिकार होते हैं। उन कार्यों को भारत के कानून मंत्री द्वारा किया जाता है, यानी कि भारत में कानून मंत्री होता है जो यूएसए के अटॉर्नी जनरल के अकॉर्डिंग काम करता है और यहाँ अटॉर्नी जनरल को कोई कार्यकारी अधिकार नहीं है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल यानी एजी एक सरकारी कर्मचारी नहीं है और निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं है, यानी वह कर सकता है। अटॉर्नी जनरल संक्षेप स्वीकार कर सकता है लेकिन सरकार के खिलाफ पेश नहीं हो सकता। वे आपराधिक कार्यवाही में किसी अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते हैं और सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निदेशक का पद स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल की सहायता एक सॉलिसिटर जनरल और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल करते हैं, वो उनके असिस्टेंट सहायक के रूप में होते हैं। महान न्यायवादी से
केवल वास्तविक महत्व के कानूनी मामलों में परामर्श किया जाना चाहिए और कानून मंत्रालय से परामर्श किए जाने के बाद ही अटॉर्नी जनरल के सभी संदर्भ कानून मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा इसको देय शुल्क और भत्ते क्या क्या होते हैं, इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। भारत के महान्यायवादी को निम्न प्रकार से शुल्क दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत वाद, रिट, याचिकाएं, अपील और संदर्भ अगर वो करता है तो उसे 16,000 रुपए प्रति मामला प्रति दिवस के अनुसार देय होता है। विशेष अनुमति याचिकाएं और अन्य आवेदन जिसमें 5,000 रुपए प्रति मामला प्रतिदिन दिया जाता है। याचिकाओं का निपटारा हलफनामों सहित 5,000 रुपए प्रति निवेदन। मामले का निपटारा बयान 6,000 रुपए प्रति मामला। विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों के बयान में राय देने के लिए 10,000 रुपए प्रति मामला दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जांच आयोगों या न्यायाधिकरणों को और इसी तरह के समक्ष लिखित प्रस्तुतिकरण के लिए 10,000 रुपए प्रति मामला दिया जाता है। दिल्ली से बाहर के न्यायालयों में पेशी के लिए इसको 40,000 रुपए प्रतिदिन प्रति मामला दिया जाता है। इसके अलावा मामलों के लिए देय उपरोक्त शुल्क के अलावा भारत के महान्यायवादी यानी भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को क्रमशः 50,000, 40,000 और 30,000 प्रति माह की दर से प्रति निर्धारण शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा भारत के अटॉर्नी जनरल को रुपये का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। 4,000 रुपए प्रति माह इनकी उसकी छुट्टी की अवधि को छोड़कर भुगतान होता है। इसके अलावा आजादी से भारत में के अटॉर्नी जनरल कौन कौन रहे, इनका हम नीचे सूचीबद्ध कर रहे हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि कौन किस समय कब बना। हमारा ये सूची निम्न प्रकार से है। भारत के महान्यायवादी की सूची। महान्यायवादी कौन था, इस कब से प्रारंभ हुआ, इसकी अवधि कब हुई, कितने साल तक रहा और किसने इसको पद ग्रहण करवाया, किसके शासनकाल में रहा। जैसे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक रहे और 13 साल 32 दिन तक ये रहे और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर चंद्र किशन दफ्तरी ये 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक रहे, यानी 5 साल 242 दिन रहे और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा नीरेन डे ये 1 नवंबर 1968 से 31 मार्च 1977 तक रहे और 8 साल और 150 दिन रहे और उस समय प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। एस.वी. गुप्ते 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979 तक रहे, ये 2 साल और 129 दिन रहे और उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। लाल नारायण सिन्हा ये 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक रहे और इनकी अवधि थी 3 साल 364 दिन और उस समय प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। फिर रहे केशव पराशरन ये 9 अगस्त 1983 से 8 दिसंबर 1989 तक 6 साल और 121 दिन रहे और उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी रहे। इसके बाद में रहे सोली जहांगीर सोराब जी, ये 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक 358 दिन रहे और उस समय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। इसके बाद में जी रामास्वामी रहे 3 दिसंबर 1990 से 23 नवंबर 1982 तक, ये 1 वर्ष और 365 दिन रहे और उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और पी नरसिम्हा राव रहे। फिर आए मिलन कुमार बनर्जी, ये 24 नवंबर 1990 से 8 जुलाई 1996 तक रहे और ये 3 साल
227 दिन रहे और उस समय प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। फिर आए श्री अशोक देसाई, ये 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1968 तक रहे। 1 वर्ष 272 दिन इनकी अवधि थी और उस समय प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। फिर आए सोली जहांगीर सोराब जी, आप 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक रहे, 6 साल 58 दिन तक, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर रहे मिलन कुमार बनर्जी श्री, ये आप रहे 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक, 5 साल 3 दिन तक रहे और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह। गुलाम एहसाजी वाहनवती, आप 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक 5 सालों 3 दिन के लिए रहे और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह। फिर आए मुकुल रोहतगी, आप 19 जून 2014 से 18 जून 2017 तक 2 साल 364 दिन रहे और प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसके बाद में हमारे पास आते हैं कोट्टायन कटानकोट वेणुगोपाल, आप 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2022 तक 5 साल और 91 दिन रहे और प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। आर वेंकट रमणी, आप 1 अक्टूबर 2022 से रहे और ये इनको पद दिया गया और प्रधानमंत्री रहे, ये वर्तमान में चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी। अब आता है कि भारत के जो महान्यायवादी थे वो सरकार पर कैसा रहा इनका प्रभाव। ये परंपरा बन गई कि नई सरकार बनने पर अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे देता है। अटॉर्नी जनरल सरकार द्वारा चुना जाता है और उसके वकील के रूप में कार्य करता है, इसलिए वह तटस्थ व्यक्ति नहीं है। फिर भी यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है और उनकी राय सार्वजनिक जांच के अधीन है। हालांकि कई मौकों पर अटॉर्नी जनरल द्वारा अपनाई गई राय का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया प्रतीत होता है। अटॉर्नी जनरल के कुछ कार्यकालों के दौरान यह महसूस किया गया कि अटॉर्नी जनरल बहुत दूर चले गए हैं। इंदिरा गांधी के दौरान नीरन डे ने हंसराज खन्ना के एक सवाल का जवाब दिया था, जिसमें कहा गया था कि जीवन के अधिकार को भी आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, यानी कि ये उस समय सरकार के साथ बोल रहे थे। फिर इसी तरह 2005 में जब यूपीए सरकार मायावती के साथ संभावित गठबंधन की योजना बना रही थी, तो ताज कॉरिडोर मामले में मिलन के बनर्जी की मायावती को दोष मुक्त करने की राय को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया था। सरकार की सीधी निंदा में, जिसने सीबीआई को अटॉर्नी जनरल मिलन बनर्जी की राय पर ध्यान देने और मायावती के खिलाफ मामले को बंद करने के लिए कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से कहा कि वह केवल अटॉर्नी जनरल की राय पर न जाए और उसके सामने सभी सबूत पेश करे। फिर 2009 में मिलन के बनर्जी के बोफोर्स घोटाले में ओटावियो क्वात्रोची को दोष मुक्त करने के विचार को भी अटॉर्नी जनरल की स्थिति का अवमूल्यन और क्षण के रूप में देखा गया है। यूपीए द्वितीय सरकार जो 2009 से 2014 के दौरान चली, उसमें कई मामलों में अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती के आचरण की आलोचना की गई। 2G स्पेक्ट्रम मामले में वे भारत के इतिहास में पहले महान्यायवादी बने जिन्हें एक निचली अदालत में भ्रष्टाचार के एक मामले में गवाह के रूप में गवाही देनी पड़ी। अप्रैल 2013 के अंत में कोयला गेट घोटाले में वाहनवती पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया। उसी मामले में फिर से वाहनवती की भूमिका जांच के दायरे में आ गई, जब उसके कनिष्ठ विधि अधिकारी हरेन पी रावल ने अनिश्चितता और जबरदस्ती के आरोप सामने आए, जिन्होंने परिणाम स्वरूप अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये हमने हमारे भारत के महान्यायवादी की बात की। आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम। और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। हम और कुछ नवीन वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक धन्यवाद।